स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और चलिए शुरू करते हैं टक्कर का 5वां भाग। इंस्पेक्टर वानखेड़े और बीबी दत्ता ने मेहता के साथ सब्जी मंडी तक का पूरा चक्कर लगा लिया। वो सब सड़क के दोनों तरफ पैनी निगाहों से देख रहे थे। अब तो कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था हर तरफ। स्ट्रीट लाइटें ही वहां गुजारे लायक प्रकाश फैला रही थी। दूर तक खाली सड़क अच्छी और अजीब सी भी लग रही थी। तीनों ठिठके। क्यों दत्ता साहब? वानखेड़े ने पूछा। कोई भी ऐसी जगह नजर आई जहां पर बख्तरबंद ट्रक खड़ा हो सके? बीबी दत्ता गहरी सोच में डूबा नजर आया। वो कुछ नहीं बोला। मेहता दोनों को देख रहा था। सड़क के साथ लगी गलियों में एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि लगभग गलियां ट्रक के साइज की ही हैं। पवन कुमार वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। अब देखा जाए तो सड़क पर किनारे पर मौजूद ऐसी कोई इमारत नजर नहीं आ रही कि जहां ट्रक को भीतर ले जाया जाए या उसे 9 घंटे तक लोगों की निगाहों से छिपाकर कोर्ट में रखा जा सके। वानखेड़े के शब्द पूरे होते ही बीबी दत्ता कह उठा। एक जगह है। दत्ता बेहद गंभीर और सोच में था। कौन सी जगह? वानखेड़े अंधेरे में उसकी आंखों में देखने की चेष्टा कर रहा था। क्षण भर के लिए हिचकिचाया, फिर मेहता पर निगाह मारकर कह उठा। वो गैराज, सुंदरलाल वाला गैराज, जहां हमारी कार खड़ी ठीक हो रही है। वो काफी बड़ी जगह है। उस गैराज में ऐसे एक तो क्या, 2 बख्तरबंद ट्रक छिपाए जा सकते हैं। 2 नहीं, वानखेड़े हौले से हंसा। 3 या 4। मेहता ने दोनों को देखकर फौरन सिर हिलाया और कह उठा। ये बीमा कंपनी वाले यानी कि दत्ता साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर एकमात्र गैराज ही है कि जहां पर इतना बड़ा बख्तरबंद ट्रक छिपाया जा सके। यही बात मैंने भी कुछ देर पहले सुंदरलाल जी से कही थी कि। उससे कही? वानखेड़े ने टोका। हाँ, उससे कही। वानखेड़े ने मेहता ने वानखेड़े को देखा। तो वो क्या बोला? उसने क्या बोलना है? ट्रक वहां होता तो वो कुछ कहता? वानखेड़े की आंखें सिकुड़ गई। अगर तुम्हारी बात मानकर चला जाए कि 9 घंटे तक ट्रक 1 किलोमीटर हिस्से में रहा, तो फिर ट्रक को छिपाए जाने की एक तो फिर ट्रक को छिपाए जाने की जगह एकमात्र सुंदरलाल का गैराज ही हो सकता है। राम का नाम लीजिए इंस्पेक्टर साहब। जीवनलाल मेहता मुंह बनाकर बोला। सुंदरलाल जैसा शरीफ आदमी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो तो बेचारा खुद परेशान है कि कहीं धंधा नहीं जम रहा। कई सालों के बाद कल दोपहर फिर उसने गैराज चालू किया है। किसी हेरा फेरी वाले काम से उसका क्या वास्ता? वो तो कल गैराज चालू किया है। वानखेड़े के होंठ सिकुड़ गए। हाँ, परसों रात सालों बाद उससे फिर मुलाकात हुई। तब वो अकेला ही गैराज साफ कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि कल से वो फिर गैराज चालू कर रहा है। भीड़ भाड़ वाला इलाका हो गया है अब काम चल निकलेगा। पहले नया इलाका था, काम नहीं चला तो उसे गैराज बंद करके जाना पड़ा। मेहता की बात सुनकर वानखेड़े के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। दत्ता साहब? बीबी दत्ता ने प्रश्न भरी निगाहों से वानखेड़े को देखा। इस तरह आनन फानन गैराज खोला जाता है? नहीं। दत्ता समझ गया था कि वानखेड़े क्या कहना चाहता है। सुंदरलाल ने आनन फानन गैराज खोला ताकि अगले दिन बख्तरबंद ट्रक को छिपाने का इंतजाम हो सके। दत्ता के कुछ कहने से पहले ही मेहता झल्लाकर बोला। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सुंदरलाल तो निहायत ही शरीफ। आप खामोश रहिए मेहता साहब, वानखेड़े ने एक कठोर स्वर में कहा। मेहता ने होंठ भींच लिए। इंस्पेक्टर वानखेड़े, बीबी दत्ता ने गंभीर स्वर में कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं।
चंद क्षणों के लिए उनके बीच शांति ही रही। ट्रक 9 घंटे तक गैराज में खड़ा रहा, दत्ता ने पुनः कहा। इसका तो एक ही मतलब निकलता है, जैसा कि आपने कहा था कि उन लोगों ने ट्रक में से वॉल्ट वैन निकालकर ट्रक को वहां से हटा दिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा ट्रक उन्हें कहीं भी फंसा सकता था, किसी की भी नजर में आ सकता था। जैसे कि ये मिस्टर मेहता ही उस ट्रक को देख सकते थे, या कभी कुछ भी हो सकता था। आप लोग, मेहता उखड़े स्वर में बोला, फालतू की हाँक रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। आप खामोश रहेंगे या नहीं? वानखेड़े सख्त स्वर में बोला। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हो जाता हूं कि तुम पुलिस वाले हो, जीवनलाल मेहता ने बेचैनी से कहा। कहीं मेरे ज्यादा बोलने पर तुम ये ना कहने लगो कि ट्रक को 9 घंटे मैंने अपनी दुकान में छिपाए रखा। तुम पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं कि ये भी साबित कर दो, बेशक उस बख्तरबंद ट्रक का साइज मेरी दुकान से बड़ा ही क्यों ना हो। अगर हमारी बात सही निकली तो जानते हैं इनाम वाला 2 लाख आपको मिलेगा, दत्ता बोला। मुझे? हाँ। फिर ठीक है, जो चाहे अटकलें लगाते रहिए। मुझे तो इनाम की रकम से मतलब है। 50,000 तो खरा ही है मेरा। हाँ, 50,000 आपका हो चुका है। बीमा कंपनी वाले हो, कहीं उस 50,000 का बीमा करवाने को मत कह देना। मुझे नगद चाहिए, मैंने कार खरीदनी है। हाँ हाँ, आपको नगद ही मिलेगा। दत्ता के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी। फिर जीवनलाल मेहता कुछ नहीं बोला। वानखेड़े और दत्ता की निगाहें मिली। मिस्टर दत्ता, आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। ठीक कहा आपने कि ट्रक वहां से क्यों हटाया गया है, और हटाने से पहले वॉल्ट वैन को निकाल लिया गया है। वानखेड़े ने कश लेकर कहा। तो फिर क्या करें? दत्ता की बात पर वानखेड़े गहरी सोच में डूब गया। क्या सोचने लगे वानखेड़े? वानखेड़े के होंठों पर मुस्कान थिरक उठी। ये मामला आम चोर डकैतों का नहीं है, देवराज चौहान का है। देवराज चौहान से कई बार मेरा टकराव हो चुका है। वो बहुत टेढ़ा इंसान है। आप ठीक तरह नहीं जानते उसे। ये मालूम होने पर भी कि वो गैराज में है, वॉल्ट वैन भीतर है, उसे पकड़ने की गारंटी नहीं ली जा सकती। सॉरी, ये मालूम होने पर भी कि वो गैराज में है और वॉल्ट वैन भीतर है, उसे पकड़ने की गारंटी नहीं ली जा सकती। ऐसा है वो? इससे भी कहीं ज्यादा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो देवराज चौहान है। जो कर जाए वही कम है, उससे किसी भी तरह की आशा की जा सकती है। कहते हुए वानखेड़े का स्वर गंभीर हो गया। दत्ता एकाएक कुछ नहीं कह सका। देवराज चौहान ना हो गया, तोप का गोला हो गया? मेहता बड़बड़ाने के पश्चात कह उठा। आप तो पुलिस वाले हैं, अगर आपको मालूम है कि वो भीतर है तो साले की गर्दन पकड़कर जेल में ठूस दीजिए। मेहता की बात सुनकर वानखेड़े सिर्फ सिर्फ हंसकर रह गया। तो अब क्या किया जाए? दत्ता ने पूछा। वही सोच रहा हूं, किसी नतीजे पर पहुंचने का विचार कर रहा हूं कि। इंस्पेक्टर, दत्ता ने कहा, रात हम गैराज पर तो रहने को कह चुके हैं, और रात गैराज पर रहने के बहाने हम गैराज पर नजर मार सकते हैं। इस तरह काम करने में आसानी होगी। नहीं, आसानी नहीं, अलबत्ता हमारे लिए भारी खतरा पैदा हो जाएगा। वो लोग हमारे प्रति आंखें बंद करके रहने वाले नहीं हैं। उनकी निगाह पहरे के तौर पर रात भर हम पर रहेगी, और हमारे द्वारा उठाया गया उनके खिलाफ कोई भी कदम फौरन उनकी निगाहों में आ जाएगा। उसके बाद हमारी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। क्या मालूम वो लोग गैराज में हो ही ना, आपका सोचना ही गलत हो। मेहता कह उठा। ये बात की बात है, लेकिन हमने यही सोचकर चलना है कि बख्तरबंद ट्रक 9 घंटे गैराज में ही रहा, और इस दौरान उसमें मौजूद वॉल्ट वैन को उतारकर ट्रक को यहां से खिसका दिया गया है।
मेहता के चेहरे पर उलझन की गहरी रेखाएं मौजूद थी। फिर तो हमारे सामने एक ही रास्ता है, बीबी दत्ता ने कहा। क्या? वानखेड़े ने उसे देखा। आप तुरंत पुलिस फोर्स का इंतजाम कीजिए और गैराज को घेर लीजिए। उसके बाद। नहीं मिस्टर दत्ता, इससे कोई खास फायदा हमें हासिल नहीं होगा। वानखेड़े ने सिर हिलाया। क्यों? वो लोग अंधेरे का फायदा उठा जाएंगे। देवराज चौहान बच निकलेगा। लेकिन अरबों के जेवरात तो हमें मिल जाएंगे। वो तो हमें बाद में भी मिल जाएंगे, अगर गैराज के भीतर ही हैं तो। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। जल्दबाजी में हम एक ही चीज पा सकते हैं, जबकि मैं दोनों चीजें, अरबों के जेवरात और देवराज चौहान, एक साथ पाना चाहता हूं। दत्ता ने शांत स्वर में सिर हिलाया। तो फिर आप कौन सा कदम उठाना चाहते हैं? मैं सुबह होने का इंतजार करना चाहता हूं। वानखेड़े सोच भरे स्वर में कह उठा। ये लोग अब भी यहां मौजूद हैं तो सुबह तक भी रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं। वैन को यहां से निकालने का खतरा मोल नहीं लेंगे। ये बात तो ठीक है। और सुबह तक ये बात भी सामने आ जाएगी कि हम ठीक सोच रहे हैं या गलत। क्या मतलब? अगर बख्तरबंद ट्रक से वैन की वॉ अगर बख्तरबंद ट्रक से वॉल्ट की वैन को निकाल कर यहां से रवाना किया गया है, तो उस खाली बख्तरबंद ट्रक के मिलने की खबर जल्दी ही हमें वायरलेस सेट पर मिल जाएगी। और अगर वो ट्रक हमें नहीं मिलता, तो फिर हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि बख्तरबंद में वॉल्ट वैन मौजूद थी जब मिस्टर मेहता ने ट्रक को जाते देखा, और किसी वजह से उन लोगों ने अपना ठिकाना बदला है। जाहिर है तब ट्रक के साथ देवराज चौहान भी यहां से खिसक गया होगा, क्योंकि जहां अरबों का माल होगा वहीं देवराज चौहान होगा। बीबी दत्ता के होंठ सिकुड़ गए। ये बात तो कायदे की है मिस्टर वानखेड़े। तो हमें बख्तरबंद ट्रक की खबर का इंतजार करना पड़ेगा अब। हाँ। बख्तरबंद मिलने के पश्चात ही हम आगे का कदम ठोस तौर पर निर्धारित कर सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। ट्रक के मिलने या मिलने पर ही सही तस्वीर सामने आएगी। तो अब चलें? वानखेड़े बोला। हाँ। वानखेड़े ने जीवनलाल मेहता को देखा। आपने हमारी बातें सुनी है मिस्टर मेहता? आप पुलिस वाले हैं साहब। आप कहेंगे तो सुनी, नहीं कहेंगे तो नहीं सुनी। आपने सुनी? ठीक है, सुनी। लेकिन ये बात गैराज के दायरे से बाहर ही रहनी चाहिए। उनके कानों में नहीं पड़नी चाहिए कि उनके बारे में हमारे क्या विचार हैं। हो सकता है हम गलत भी हों, और हो सकता है ठीक भी हों। वानखेड़े ने कहा। ठीक है। मेरे मुंह से उन लोगों को कुछ मालूम नहीं होगा। मेहता बोला। अगर आप मेरी राय पूछें तो आप लोग सिरे से ही गलत सोच रहे हैं। सुंदरलाल जी तो निहायत ही शरीफ आदमी हैं। वो ऐसा काम। मेहता जी, वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। हमने कब कहा है कि सुंदरलाल जी बदमाश आदमी हैं? कहा तो नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा सोच तो रहे ही हैं। ऐसी बातें सोचना, शक करना तो हमारा काम है। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि वो ट्रक आपकी दुकान में 9 घंटे रहा। हम मेरी दुकान में? मेहता सक पका उठा। हाँ, लेकिन मेरी दुकान तो छोटी सी है। वो बख्तरबंद बड़ा ट्रक वहां नहीं आ सकता। ये नतीजा तो हम बाद में निकालेंगे ना। पहले तो हम यही सोचेंगे कि ट्रक आपने अपनी दुकान में छुपा रखा था। यानी कि ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचना ही हमारा पेशा है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। हमारी सोचों के सिर पैर नहीं होते। जीवनलाल मेहता ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। इस प्रकार वानखेड़े ने मेहता के दिमाग को कुछ ठंडा किया। आप सिर्फ अपने इनाम की सोचिए, जो कि आपको मिलेगा। बीबी दत्ता ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, अब तो यही सोचना है कि 50,000 पल्ले पड़ेगा या 2 लाख। मेहता ने गहरी सांस ली। आइए इंस्पेक्टर वानखेड़े, गैराज पर चलते हैं। हमारी कार वहीं खड़ी है। गैराज के बाहर से ही मेहता ने यह कहकर विदा ली कि उसे नींद आ रही है, और अपने घर चला गया।
वो क्या जानता था कि अगर वानखेड़े दत्ता इत्तेफाक से गैराज पर ना पहुंच जाते तो कब की सुंदरलाल और शिवराम ने उसकी हत्या कर दी होती, अंधेरे में उसकी लाश कहीं पड़ी होती। अगला दृश्य। फोन की घंटी बजते ही थापर की आंख खुली। हेलो। थापर ने रिसीवर उठाया। मैं जागीर सिंह बोल रहा हूं थापर साहब। थापर के कानों में जागीर सिंह की आवाज पड़ी। कहो, क्या हुआ? उन दोनों के बारे में कोई खास खबर? जी, वो दोनों तो इस समय गैराज के सड़क के पार बेहद सावधानी से छुपे हुए हैं। गैराज उनकी निगाहों में है। अपनी कार उन्होंने दूर खड़ी कर रखी है कि किसी को शक न हो। हम भी अपनी कार दूर खड़ी करके गैराज की और उन दोनों की निगरानी कर रहे थे, परंतु इस समय मैं कहीं और हूं और वही बताने के लिए आपको फोन किया है। आधा पौन घंटे पहले गैराज से वही एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक निकला और आगे बढ़ गया। उसकी साइडों में लिखा एयर इंडिया साफ किया जा चुका था। तो मैं उसी समय कार पर ट्रक के पीछे लग गया, क्योंकि आपका निर्देश था कि देवराज चौहान से वास्ता रखती हर खबर मालूम होनी चाहिए। क्षण भर के लिए थापर चुप रहा, फिर बोला, और उन दोनों को तुमने वहां अकेला छोड़ दिया जो गैराज पर नजर रखे हुए हैं? जी नहीं, कृष्णा पवार वहीं पर है। हम्म। वैसे मैंने उन वैसे मैंने उनके बारे में जाना है। उनमें से एक का नाम बालकिशन है और रेस्टोरेंट चलाता है, साथ में अवैध शराब का धंधा करता है। दादा टाइप आदमी है और यदा कदा अब भी कहीं ना कहीं हाथ मारता रहता है। लूटपाट करता है और चुपचाप करता है ऐसे काम। इसका मतलब उसे मालूम है कि देवराज चौहान ने कहाँ हाथ मारा है, और वो अब देवराज चौहान पर हाथ मारने की चेष्टा में होगा। कोई बढ़िया मौका तलाश कर रहा होगा, थापर ने रिसीवर में कहा। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। जागीर सिंह की आवाज थापर के कानों में पड़ी। जागीर सिंह, थापर ने कहा, वो बालकिशन अपने मकसद में कामयाब तो नहीं हो सकता, परंतु बेकार का शोर शराबा पैदा करके देवराज चौहान का काम खराब कर सकता है, उन्हें मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे और उसके साथी को खत्म कर दो। बेवजह का खतरा पैदा नहीं होना चाहिए। जी, अब कहो क्या कह रहे थे, थापर ने कहा। ट्रक चलाने वाला देवराज चौहान का साथी था। उसने ट्रक को एक सुनसान जगह पर छोड़ा और वहां से चला गया। मैंने ट्रक खोलकर देखा। भीतर वॉल्ट वैन है, परंतु उसके पीछे का हिस्सा नहीं है, जहां सामान रखा जाता है। मात्र चेसी ही है। वैन के पीछे का बॉक्स उन लोगों ने उतारकर गैराज में ही रख लिया है। ये बात मैंने आपसे बतानी जरूरी समझी, क्योंकि आपने ही कहा था कि हर खबर आपको फौरन देते रहें। आ, थापर ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। मैं समझ रहा हूं कि देवराज चौहान ने उस बख्तरबंद ट्रक से पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा किया होगा। वो बड़ा ट्रक उसे कभी भी फंसा सकता है, परंतु अभी ट्रक नजर न आए, ना ही आता तो ठीक रहता। ट्रक छिपा रहेगा तो पुलिस ट्रक की ही तलाश करती रहेगी, परंतु ट्रक मिल जाने पर, उसके भीतर वॉल्ट वैन के आगे का हिस्सा मिल जाने पर, पुलिस की तलाश वॉल्ट वैन के पीछे वाले बॉक्स की तरफ हो जाएगी। ऐसा होने पर देवराज चौहान को कोई खतरा नहीं होगा खास, परंतु पुलिस की तलाश एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक पर ही रहे तो बेहतर होगा। मैं समझा नहीं। वैसे कोई खास जरूरत तो नहीं है, फिर भी सावधानी वश तुम उस बख्तरबंद ट्रक को अपने किसी ठिकाने पर पहुंचा दो। 3-4 दिन बाद उसे खुले में छोड़ देना। 3-4 दिन देवराज चौहान के लिए काफी रहेंगे। कौन से ठिकाने पर पहुंचाऊं ट्रक को? जागीर सिंह की आवाज उसके कानों में पड़ी। ट्रक इस वक्त है कहां पर? कस्तूरबा मार्ग पर। पास ही जेल रोड पर हमारा ड्रग्स का जो गोदाम है, ट्रक वहां पहुंचा दो। वहां आसानी से ट्रक छिप जाएगा, थापर ने कहा। काम ठीक ढंग से पूरा होना चाहिए जगीर सिंह। आप निश्चिंत रहें। थापर ने रिसीवर रख दिया। अगला दृश्य। सुंदरलाल सिर से पांव तक पसीना पसीना हो रहा था।
कार्बोरेटर साफ करते समय जाने उसमें क्या खराबी हो गई थी कि कार स्टार्ट होने पर नहीं आ रही थी। इस दरमियान वो 3 बार फिर कार्बोरेटर खोलकर बंद कर चुका था, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। और भी हर जगह अपनी समझ के मुताबिक वो चेक कर चुका था, परंतु कार स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उसके दोनों आदमी मैकेनिकों वाले कपड़े अवश्य पहने हुए थे, परंतु मैकेनिकी का वो क ख ग भी नहीं जानते थे। इंजन को खोलना निकालना जुदा बात थी, जो वो दिन भर करते रहे थे। सुंदरलाल मैकेनिक अवश्य रहा था, परंतु सालों से मैकेनिकी छोड़ रखी थी उसने। अब किसी खराबी को ढूंढना उसके लिए कठिन काम हो गया था। अब वो कार के नुक्स को ढूंढकर कार की स्टीयरिंग ट्रबल वो ठीक नहीं कर पा रहा था। शिवराम को मालूम था कि अड़ंगा फंस गया है, परंतु वो चिंतित होने के सिवाय और कर भी क्या सकता था। सुंदरलाल को अपनी भूल का एहसास हो रहा था कि उसे गैराज पर कोई प्रशिक्षित मैकेनिक रखना चाहिए था, ताकि कोई असली ग्राहक भी आ जाए तो कार को वो दुरुस्त कर सके। परंतु अब इस पुलिस कार को, इंस्पेक्टर वानखेड़े को और दत्ता को यहां से कैसे दफा किया जाए, वो समझ नहीं पा रहा था, जबकि उनका चले जाना ही ठीक था। दूसरी तरफ वो इस शंका में था, कहीं वानखेड़े और दत्ता अपने कहे मुताबिक रात भर के लिए गैराज पर ही ना टिक जाएं। सुंदरलाल को मेहता पर बहुत क्रोध आ रहा था कि उसने दत्ता और वानखेड़े का ध्यान इस इलाके पर टिका दिया है। मेहता बीच में नहीं आता तो वो दोनों ट्रक की तलाश में आगे बढ़ते जाते। उन्हें मेहता का काम पहले ही तमाम कर देना चाहिए था। ऐसा सोचा भी गया था, परंतु देवराज चौहान ने मना कर दिया था। बहरहाल सुंदरलाल को कोई खास चिंता भी नहीं थी, क्योंकि एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को यहां से हटाया जा चुका था और वॉल्ट वैन के बक्से का ऐसा हाल कर रखा था कि उसे पहचान पाना किसी के बस का नहीं था। तभी सुंदरलाल ने वानखेड़े और दत्ता को गैराज में प्रवेश करते देखा तो सुंदरलाल के दांत भिज गए। कार ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। दत्ता और वानखेड़े कार के पास पहुंचे। कार ठीक नहीं हुई? वानखेड़े ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं साहब, लगता है आज की रात तो खोटी ही हो गई, सुंदरलाल ने सिर हिलाकर कहा। कोई खास खराबी है? खास ही खराबी होगी, तभी तो पकड़ में नहीं आ रही है। खैर, ठीक तो हो ही जाएगी, सुंदरलाल बोला। जल्दी करो, हमें जाना है, वानखेड़े बोला। आप तो कुछ घंटे यहीं बिताने को कह रहे थे, कार में व्यस्त सुंदरलाल बोला। हाँ, प्रोग्राम तो था, वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। परंतु अब हमारा इरादा उस ट्रक को तलाश करने का है जिसे तुमने और मेहता साहब ने गुजरते देखा था। कहते हुए कार में मौजूद वायरलेस सेट पर उसने नजर मारी, जो कि ऑन था। वो तो अब जाने कहाँ का कहाँ चला गया होगा, सुंदरलाल बोला। तुम कार ठीक करो, ये देखना हमारा काम है कि वो कहाँ है, वानखेड़े ने आसपास निगाहें दौड़ाते हुए कहा। तुम्हारा गैराज तो बहुत बड़ा है, अब तो इसकी कीमत भी बहुत होगी। जी साहब, भले वक्त में खरीदा था, बहुत सस्ते में, सुंदरलाल ने कहा। मैं गैराज को भीतर से देख सकता हूँ? वानखेड़े का एक बोला। निगाहें सुंदरलाल पर थी। सुंदरलाल का दिल जोरों से उछला। ये भी कोई पूछने की बात है? सुंदरलाल काम में व्यस्त तुरंत मुस्कुराकर बोला। आप कुछ भी देखिए, कहीं भी जाइए, आपको कोई मनाही नहीं है। सुंदरलाल के रंग ढंग इतने सामान्य थे कि वानखेड़े को लगा कि वो यूं ही गैराज पर शक कर रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रहा है। उधर सुंदरलाल ने मन ही मन मोटी गाली मेहता को दी कि उसने ही कहा होगा कि इस गैराज के अलावा यहाँ ऐसी और कोई जगह नहीं है जहां बख्तरबंद ट्रक को छिपाया जा सके। आइए दत्ता साहब, टहल लें, वानखेड़े ने कहा। मेरी इच्छा नहीं है टहलने की, दत्ता फौरन बोला। उसकी निगाह वानखेड़े से टकराई। आप घूम लीजिए, मैं यहीं पर ठीक हूं। वानखेड़े तुरंत समझ गया कि दत्ता क्यों वहां जमे रहने रहने को कह रहा है। अगर वास्तव में गैराज के भीतर वॉल्ट वैन है, तो बाहर मौजूद ये लोग उनके भीतर जाने पर अवश्य कुछ करेंगे।
ऐसा कुछ ना हो, अगर हो तो उसे संभाल लिया जाए, इसलिए दत्ता बाहर ही रहना चाहता था। वानखेड़े मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। शिवराम ने वानखेड़े को गैराज की ओर जाते देखा तो उसके होंठ भींच गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। और तो कोई डर नहीं था, परंतु भीतर सुरेश कोहली बंधा पड़ा था। देवराज चौहान तो कहीं छिपकर खुद को वानखेड़े की निगाहों से छिपा सकता था, परंतु कोहली का तुरंत कोई इंतजाम करना कठिन था। शिवराम ने तुरंत बेचैनी से सुंदरलाल को देखा। सुंदरलाल अपने काम में व्यस्त था। पास में दत्ता खड़ा था। शिवराम को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और क्या नहीं। कहीं ऐसे नाजुक वक्त में उससे कोई गलत कदम न उठ जाए। सुंदरलाल को व्यस्त पाकर शिवराम की घबराहट कुछ स्थिर सी हुई। सुंदरलाल को चिंता तो थी, परंतु शिवराम जितनी नहीं। सुंदरलाल जानता था कि ऐसे खतरनाक वक्त में देवराज चौहान बाहर निगाह अवश्य रखे होगा कि बाहर क्या हो रहा है। उसे वानखेड़े को भीतर की तरफ बढ़ते अवश्य देख लिया हो उसने वानखेड़े को भीतर की तरफ अवश्य बढ़ते देख लिया होगा और वो छुप गया होगा। परंतु इतने कम समय में वो बंधनों बंधनों में जकड़े कोहली को क्या करेगा। सिर्फ यही बात सुंदरलाल की बेचैनी का कारण थी। कहीं देवराज चौहान और रास्ता न पाकर वानखेड़े का काम तमाम न कर दे। ऐसा हुआ तो थोड़ा बहुत शोर शराबा भी अवश्य होगा। तब कार के पास खड़ा दत्ता अवश्य हरकत में आएगा। सुंदरलाल तुरंत ही नीचे पड़ा हथौड़ा उठाकर कार में किसी चीज पर हल्के हल्के ठोकने लगा। सुंदरलाल ने हथौड़ा इसलिए पकड़ा था कि अगर दत्ता हरकत में आने की चेष्टा करे तो उसकी खोपड़ी पर हथौड़े का वार करके उसे ठंडा किया जा सके। वानखेड़े ने गैराज के पहले वाले हिस्से में प्रवेश किया और ठिठका। हर तरफ निगाह मारी। उसे कुछ भी अपने काम का नजर नहीं आया। वो आगे बढ़ा और सामने नजर आ रहे बीच में लगे फाटक को थोड़ा सा खोला और हाथ जेब में पड़े रिवॉल्वर पर जा टिका। वानखेड़े बेहद सावधानी का इस्तेमाल कर रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि मालूम नहीं कब क्या हो जाए। वानखेड़े ने गैराज के पीछे वाले हिस्से में प्रवेश किया। वहां मात्र एक बल्ब रोशन था। मध्यम सा प्रकाश गैराज के पीछे वाले सारे हिस्से को छू रहा था। सब कुछ नजर आ रहा था। कम से कम इतना तो स्पष्ट नजर आ रहा था जितना वानखेड़े देखना चाहता था। ना तो उसे वॉल्ट वैन नजर आई और ना ही कोई इंसान। वानखेड़े ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और एक तरफ नजर आ रहे केबिन की तरफ बढ़ गया। उस खाली जगह पर उसके जूतों की एड़ी की आवाज ही गूंज रही थी। केबिन के शीशे से उसने भीतर झांका। केबिन बिल्कुल खाली था। वानखेड़े गहरी सांस लेकर पलटा। एक बार फिर उसने चारों तरफ निगाह डाली। उसके बाद तसल्ली भरी मुद्रा में रिवॉल्वर जेब में डालते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। बीबी दत्ता ने जब वानखेड़े को बाहर निकलते देखा तो समझ गया कि भीतर कुछ नहीं है, जैसा कि वो सोच रहे थे। दत्ता अपनी जगह छोड़कर वानखेड़े की तरफ बढ़ा। वानखेड़े को बाहर आया पाकर सुंदरलाल और शिवराम ने चैन की सांस ली। दत्ता और वानखेड़े जब एक दूसरे के सामने पहुंचे तो करीब ही वॉल्ट वैन का 4 बाई 8 फीट का पीछे वाला बॉक्स मौजूद था, जिसमें अरबों के हीरे जवाहरात मौजूद थे। लगता है भीतर कुछ नहीं मिला। नहीं, कहते हुए वानखेड़े ने वॉल्ट वैन के आर्म्स प्रूफ बॉक्स पर हाथ हाथ रखकर टेक लगा दी। हो सकता है हमारा ये ख्याल गलत हो कि 9 घंटे एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक यहाँ खड़ा रहा। माना कि इस गैराज के बारे में हमारा ये ख्याल गलत था, बीबी दत्ता गंभीर स्वर में बोला, परंतु यहाँ पर आसपास कोई ऐसी जगह भी तो नहीं है जहां इतने बड़े बख्तरबंद ट्रक को छिपाया जा सके। आप ठीक कहते हैं दत्ता साहब। वानखेड़े की निगाह आसपास घूम रही थी। उस बख्तरबंद ट्रक के बारे में आई खबर मिलने पर ही उस बख्तरबंद ट्रक के बारे में नई खबर मिलने पर ही नतीजा सामने आएगा। ये बात मैं भूला नहीं हूं कि 9 घंटे ट्रक को यहां रखने के बाद उसे आगे किसी दूसरे ठिकाने पर पहुंचा दिया गया हो। ये गैराज हमारे संदेह के दायरे में रहेगा, परंतु इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम इन पर शक कर रहे हैं, वरना ये सब यहां से खिसक जाएंगे। दत्ता ने सहमति में सिर हिलाया। आइए कार को देखते हैं, वानखेड़े ने कहा।
दोनों कार की तरफ बढ़ गए। तभी उन्होंने तभी उन्होंने किसी को गैराज में प्रवेश करते देखा। वो रजत सेठी था, जो ट्रक को दूर छोड़कर आ रहा था। उसकी चाल में लापरवाही थी, परंतु पुलिस कार को सामने पाकर वो ठिठका। उसके चेहरे का रंग फट फक पड़ गया, परंतु अगले ही पल वो संभला। उसे सब ठीक लगा, क्योंकि सुंदरलाल बोनट खोले कार पर झुका हुआ था। दत्ता, वानखेड़े और उधर रजत सेठी एक साथ ही कार के पास पहुंचे। सेठी को सामने पाकर सुंदरलाल चौंका। उसे देवराज चौहान के शब्द याद आए कि वो पहले ट्रकों का मैकेनिक था। ड्राइवर की नौकरी तो उसने बाद में की थी। सुंदरलाल के मन में आशा की जरा सी किरण जागी कि शायद सेठी कार ठीक कर दे। वानखेड़े और दत्ता को करीब पाकर सुंदरलाल झाड़ने के अंदाज में बोला, कहाँ मर गए थे तुम? आगे से नाइट शो की फिल्में देखना छोड़ दे, काम की तरफ ध्यान दे। फिल्में देख तू हीरो नहीं बन जाएगा। आया था बंबई में हीरो बनने और बन गया मैकेनिक। कार ठीक कर। कहने के साथ ही सुंदरलाल पीछे हट गया। सेठी के कपड़े तो मैले हो ही रहे थे, परंतु वह मैकेनिक वाले नहीं थे। सेठी बोनेट पर झुकने लगा तो सुंदरलाल झल्लाकर बोला, साहब को सलाम कर, पुलिस वाले हैं। सेठी ने अनमने मन से वानखेड़े और दत्ता साहब को देखकर हाथ माथे की तरफ किया। सलाम साहब। वानखेड़े और दत्ता ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर वानखेड़े से एक बड़ी चूक हो गई थी। उसने इस केस पर काम कर रहे पुलिस इंस्पेक्टरों को देवराज चौहान और रजत सेठी की कार्गो से हासिल करके तस्वीर के प्रिंट निकालकर पुलिस चेक पोस्टों पर फैला देने को तो कहा था, परंतु खुद वो रजत सेठी की तस्वीर नहीं देख पाया था। जल्दीबाजी में, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो देवराज चौहान पर था। अगर रजत सेठी की तस्वीर वानखेड़े ने देखी होती, तो अब सेठी के सामने आने पर वो हालात का रुख कुछ और ही होता। यहाँ रोशनी कम है, टॉर्च चाहिए। वैसे हुआ क्या है? सेठी ने पूछा। स्टार्ट नहीं हो रही है, पहले हो रही थी। मैंने कार्बोरेटर साफ किया तो बिल्कुल बंद हो गई। तब तक वानखेड़े ने अपनी पुलिस कार में से टॉर्च निकालकर सेठी को साथ थमा दी। सेठी ने टॉर्च रोशन की और चेक करने लगा, और फिर अगले 2 मिनटों में ही उसने कार स्टार्ट कर दी। सुंदरलाल के चेहरे पर राहत के भाव आए। वानखेड़े ने मुस्कुराकर सुंदरलाल को देखा। ये तुम्हारा चेला है? हाँ साहब, शागिर्द है। मैंने इसे मैकेनिकी में ट्रेंड किया है। आया बंबई में ये हीरो बनने था। तुमसे ज्यादा काबिल है ये। अब क्या कहूं साहब जी। सुंदरलाल के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आते। रोशनी कम थी शायद, इसी कारण फॉल्ट मुझे समझ में नहीं आया। रोशनी पूरी होती तो मैं इसे कब का ठीक कर देता। नजरें भी कुछ कमजोर हो गई हैं मेरी। स्टेपनी तो पहले ही डिग्गी में रखी जा चुकी थी। वानखेड़े ने पर्स में 50 का नोट निकालकर सुंदरलाल की तरफ बढ़ाया तो सुंदरलाल कह उठा, इसकी क्या जरूरत है साहब जी, हम तो आपके सेवक हैं। रख लो, तुम्हारी मेहनत और समय लगा है। वैसे भी रात का समय है, वानखेड़े ने कहा। सुंदरलाल ने वानखेड़े से नोट लेकर फौरन जेब में डाल लिया। पैसे ले लेना जरूरी था। वानखेड़े तो वैसे ही उन पर शक कर रहा था। पैसे न लेना उसके शक को बढ़ा सकता था। इस समय से मैकेनिक को जैसा ही व्यवहार करना था। नोट जेब में डालने के बाद सुंदरलाल मुस्कुरा कर बोला, शुक्रिया साहब जी। आइए दत्ता साहब। फिर देखते ही देखते दोनों कार में बैठे और कार गैराज से बाहर निकलती चली गई। उनके जाने के पश्चात सबने राहत की सांस ली। शिवराम उनके पास आ पहुंचा। ट्रक को छोड़ दिया? हाँ। कहाँ? बहुत दूर। सेठी मुस्कुराया। चिंता मत करो, वो पलट कर वापस नहीं आने वाला। सुंदरलाल ने दांत भींच कर शिवराम को देखा। उस साले मेहता के कारण वानखेड़े हम पर शक कर रहा था, तभी उसने गैराज की तलाशी ली। शुक्र समझो कि सब ठीक रहा। शिवराम ने भगवान को याद किया। लेकिन देवराज चौहान और कोहली क्या कहाँ गए? क्या मालूम, आओ भीतर चलकर देखते हैं, सुंदरलाल ने जल्दी से कहा। तीनों भीतर की तरफ बढ़ गए।
सुंदरलाल ने कम शब्दों में सेठी को बता दिया कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ था। अगला दृश्य। गैराज के पीछे वाले हिस्से में प्रवेश करते ही तीनों ठिठ गए। सुरेश कोहली वहीं बंधा पड़ा था जहां वो उसे छोड़कर गए थे। बस सिगरेट के कश लेता देवराज चांद टहल रहा था। वो उन तीनों को देखकर ठिठका। तुम कहां चले गए थे? सुंदरलाल के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। यहीं था। यहीं? शिवराम का चेहरा आश्चर्य से भर उठा। लेकिन यहां कहां? उस केबिन के पीछे। देवराज चांद ने केबिन की तरफ इशारा किया। केबिन के पीछे कोहली लेटा था और मैं उसके ऊपर। मेरी रिवॉल्वर कोहली के साथ टिकी थी ताकि वो मुंह से आवाज ना निकाल सके। वानखेड़े केबिन के भीतर झांक कर ही पलट गया। केबिन के पीछे देखने का ध्यान उसे क्या किसी को भी नहीं आ सकता था। बहरहाल वानखेड़े अपनी बेहद के वानखेड़े अपनी जीत के बेहद करीब से निकल गया। जीत के करीब से? शिवराम ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। तुम नहीं समझोगे इस बात को। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। दो पलों तक तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। यह सारा झंझट मेहता की वजह से पड़ा है। सुंदरलाल दांत भींच कर कह उठा। अच्छा होगा कि उसे साफ कर दें। वो दोबारा भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। शिवराम ने कहा। हमें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। दाएं बाएं कुछ करेंगे तो वो हमें फंसवा भी सकता है। ये मत भूलो कि वानखेड़े को इस जगह के बारे में शक है और मेहता भी उसकी निगाहों में है। ऐसे में मेहता की हत्या हो जाना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। देवराज चौहान की बात सही थी। तुम निपटाया है काम को? देवराज चौहान ने सेठी को देखा। हाँ, सब ठीक रहा। गुड। देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी। यह ठीक है कि वानखेड़े अब चला गया है, परंतु वो कभी भी वापस लौट सकता है। उसे कम मत समझना। वो बहुत तेज है। मुझे तो उसके साथ मौजूद बीमा वाला दत्ता भी कम नहीं लगता। सुंदरलाल बोला। हाँ, वो भी तेज है। शिवराम ने जवाब दिया। सिर हिलाकर देवराज चौहान कह उठा। अब बाहर मौजूद वॉल्ट वैन के बक्से को कैसे काटना है ये सुन लो। इस काम को सुबह 8-9 बजे शुरू करना है ताकि किसी की शक भरी निगाह गैराज की तरफ न उठे। देवराज चौहान उन्हें बताने लगा। वो सब ध्यान से सुनते रहे। सुधीर कोहली दूर दीवार के पास बंधा पड़ा था। आंखों में गहरी नींद भरी हुई थी, परंतु उसकी खुली निगाहें उन चारों पर थी। अगला दृश्य। मुकेश भट्टी की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो सारी रात खूब सोया था। मन ही मन वो खुश था कि रात भर सुरक्षित रहा। कल जो कुछ भी हुआ उस मामले में पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई, जबकि यकीनन पुलिस को उसकी तलाश होगी। भट्टी ने बैल मारकर वेटर को बुलाया और चाय लाने के लिए कहा। वेटर के जाने के पश्चात भट्टी ने सिगरेट सुलगाई और कश लेते हुए गहरी सोच में डूब गया। कल हुई घटना पर गौर करने लगा। कल वो मरते मरते बचा था। उसके साथ राजू मिलावत भी कठिनाई से भागकर खुद को बचा पाया था। ये सब कभी भी नहीं होना था अगर शिवराम ने सारी स्थिति उनके सामने स्पष्ट कर दी होती कि इस मामले में कितना खतरा है। परंतु शिवराम ने उन्हें अंधेरे में रखा। इसी अंधेरे में रहने की वजह से ही वो और मिलावत खतरे में पड़े। जो कुछ भी उनके साथ गड़बड़ हुआ उसकी गलती वो शिवराम पर थोप रहा था। शिवराम ने उसका भट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी तरह राजू मिलावट भी कहीं छिपा बैठा होगा। भट्टी का मन कर रहा था कि शिवराम उसके सामने आए और वो उसकी गर्दन मरोड़ दे। ये ठीक है कि वह छोटा मोटा चोर था, परंतु बेवकूफ नहीं था। खोपड़ी रखता था। शिवराम ने उसे जिस तरह बेवकूफ बनाया था, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। मुकेश भट्टी इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था कि वेटर चाय और अखबार दे गया। चाय को छुए बिना भट्टी ने जल्दी से अखबार खोला और मुख्य पृष्ठ पर निगाह डाली। और मुख्य पृष्ठ के महत्वपूर्ण खबरें पढ़ते ही वो सन्न रह गया। कल हुई वॉल्ट वैन को उड़ाए जाने का खुलासा जिक्र के साथ साथ ये भी दिया गया था कि उसमें अरबों के जेवरात हैं।
इस काम का असली मुजरिम देवराज चौहान था। देवराज चौहान की तस्वीर के साथ सारे मामले का ब्यौरा और इनाम की घोषणा थी। मुकेश भट्टी एक ही सांस में सारी खबर पढ़ता चला गया। चाय पीना तो वो भूल ही गया था। सांस जहां की तहां अटकी रही। खबर पड़ जाने के बाद भी वो स्तब्ध सा बैठा रहा। अरबों का मामला था। अरबों का। और उस हरामी शिवराम ने 10,000 देकर ही उसे और मिलावट को दाएं सरका दिया। हे भगवान, उस वैन में अरबों की दौलत थी, जिसे कि वो तमाम जिंदगी शायद गिन भी ना पाते। और उसे क्या मिला? 10,000, जिसमें से 5 मिलावट के थे। भट्टी का खून खौल उठा। साले शिवराम ने उनका फुद्दू खींच डाला। देवराज चौहान जैसी खतरनाक शख्सियत के साथ मिलकर अरबों की लूट कर रहा है। और उस लूट में डकैती में कितना अहम काम किया उसने और मिलावट ने। बदले में मिला क्या उन्हें? सिर्फ 10,000 रुपए, जो उसकी निगाहों में कोई महत्व नहीं रखते थे। 10-20 हजार तो वो मोटा हाथ लगने पर वैसे ही जुए में हार जाता था। मुकेश भट्टी का दिमाग अब जमीन पर आने लगा। वो बेहद ठंडे दिमाग से सारे मामले पर गौर करने लगा। वेटर को बुलाकर ठंडी हो चुकी चाय वापस भिजवाकर नई चाय लाने को कहा। भट्टी सोचता रहा। निगाहें अखबार पर ही दौड़ रही थी। उसकी सोच का एकमात्र केंद्र वॉल्ट वैन और वो एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक था, जिसका पूरा ब्यौरा अखबार में दिया गया था। देवराज चौहान शिवराम उस बख्तरबंद ए- देवराज चौहान शिवराम उस बख्तरबंद एयर इंडिया के ट्रक को लेकर कहाँ गए होंगे? एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक जैसी चीज लोगों की निगाहों से छिपने से तो रही। फिर देवराज चौहान और शिवराम ने ऐसे ट्रक को लोगों की निगाहों से कैसे छिपाया होगा? नहीं छिपाया जा सकता। यानी कि लोगों ने उस ट्रक को अक्सर ही देखा ही होगा। थोड़ी सी छानबीन के पश्चात एयर इंडिया के उस बख्तरबंद ट्रक की तलाश की जा सकती है। और भट्टी जैसे चालाक चोर के लिए ये काम तो जरा भी कठिन नहीं है। वास्तव में कठिन नहीं है। भट्टी के होंठ भिज गए। आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। वेटर चाय ले आया। वो गर्म चाय के छोटे छोटे घूंट भरने लगा। पुनः अखबार पर वो निगाह मारने लगा। खबर दोबारा पढ़ने लगा। उसमें यह भी दिया गया था कि आखिरी बार वो एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक कहाँ देखा गया था। भट्टी को लगा कि यहां बैठकर वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसे फौरन हरकत में आ जाना चाहिए। इन सब विचारों के साथ वो अखबार बंद करने जा ही रहा था कि एकाएक ठिठक गया। उसकी निगाह वॉल्ट वैन की डकैती की खबर के नीचे बॉक्स पर गई, जहां पर उसके बारे में और राजू मिलावत के बारे में जिक्र था। और यह भी जिक्र था कि उन दोनों की पहचान कर ली गई है। मुकेश भट्टी नाम का मुजरिम फरार है और राजू मिलावत पुलिस की गोली से मारा गया। मुकेश भट्टी को काटो तो खून नहीं। शिवराम का काल बन जाना चाहता था वो। और शिवराम तक पहुंचने के लिए उसे एयर इंडिया के उस बख्तरबंद ट्रक की तलाश करनी थी। और भट्टी को पूरा विश्वास था कि चंद ही घंटों में वो उस ट्रक को ढूंढ निकाल लेगा। भट्टी का चेहरा वहशी जानवर की तरह हो चुका था। अगला दृश्य। भोर का उजाला फैलने ही वाला था कि बालकिशन और अजीत खन्ना ने एकाएक खुद को 4 हथियारबंद आदमियों से घिरे पाया। वो हक्का बक्के रह गए। उन चारों में कृष्णा पवार भी था। कौन हो तुम लोग? कृष्णा पवार की रिवॉल्वर बालकिशन की कमर में धसी हुई थी। तभी उनके करीब एक कार आकर रुकी। कार में बैठो तुम दोनों। कृष्णा पवार गुर्राया। मैंने पूछा है कौन हो लोग तुम लोग जो कार में बैठो, मालूम हो जाएगा। पवार खतरनाक स्वर में कह उठा। बालकिशन और अजीत खन्ना एका घिर जाने से विवश हो गए। उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिला और स्पष्ट नजर आ रहा था कि कोई मौका मिलने वाला भी नहीं है। पवार ने दांत भींच कर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, कार में बैठो वरना तुम हमें कहां ले जाना चाहते हो? खन्ना ने सख्त स्वर में पूछा। मालूम हो जाएगा। मुझे वक्त बर्बाद करने की आदत नहीं है। बोलो, कार में बैठते हो कि नहीं? कृष्णा के स्वर से लगा कि उन्हें अब और कृष्णा के स्वर से लग गया उन्हें कि अब वो और बात करने के मूड में नहीं है।
पवार का आदेश मानने पर वो मजबूर थे। बालकिशन और खन्ना रिवॉल्वरों के साए में आगे बढ़े और सामने खड़ी कार में जा बैठे। उनके साथ पवार के आदमी उन्हें दबाकर बैठ गए। रिवॉल्वरें उनके बदन से सटी थी। कृष्णा पवार अपने एक साथी के साथ आगे वाली सीट पर बैठा। कार आगे बढ़ गई। अब तो बताओ कि तुम लोग कौन हो और हमें कहां ले जा रहे हो? बालकिशन कह उठा। हम जिसके आदमी हैं उसे तुम नहीं जानते, पवार ने सख्त स्वर में कहा। बताओ तो सही, शायद उससे मेरी कोई जानकारी हो। थापर साहब को जानते हो? थापर? नहीं, इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। कौन है ये? बालकिशन ने पूछा। छोड़ो इस बात को, अब तुम्हें इससे क्या लेना देना कि थापर कौन है? बालकिशन को मामला जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तुम लोग हमें कहां ले जा रहे हो? हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो थापर साहब ने कहा है, कृष्णा पवार ने सर्द लहजे में कहा। और थापर साहब ने क्या कहा है? यही कि तुम लोगों को कार में बिठाकर कहीं दूर छोड़ दिया जाए। क्यों? मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा हूं। तुम्हारे ये थापर साहब भी कमाल के आदमी हैं। वैसे तुम लोग क्या हम पर नजर रख रहे थे? फालतू के सवाल मत पूछो, पवार गुर्राया। आधे घंटे बाद कार सड़क के किनारे जा रुकी। भोर का उजाला फैल चुका था। बालकिशन और खन्ना को दोनों तरफ से दबाकर बैठे आदमी दरवाजा खोलकर कार से बाहर निकले और उन दोनों को भी बाहर आने का इशारा किया। असमंजस में घिरे खन्ना और बालकिशन भी बाहर आ गए। उन दोनों की निगाह बार बार उन सब पर घूम रही थी। जो कुछ भी हो रहा था उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। बस यहीं तक लाना था तुम लोगों को? पवार का स्वर ठंडा था। बात कुछ समझ में नहीं आई, बालकिशन ने उलझन भरे स्वर में कहा। आ जाएगी। तुम्हारे उस थापर साहब ने हमारे लिए कोई मैसेज भी तो दिया होगा, खन्ना बोला। बहुत बेसब्रे आदमी हो, थोड़ा सा इंतजार भी नहीं कर सकते असल मामला जानने के लिए? असल मामला? बालकिशन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, पवार वहशी स्वर में हंसा। थापर ने तो तुम लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं दिया है। जो करना है उसके लिए सिर्फ ऑर्डर ही दिया है। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। क्या? दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से पहले टांग की खैरियत के बारे में सोच लिया करते हैं। क्या मतलब? गैराज के सामने खड़े होकर क्या कर रहे थे कल से? ओह, बालकिशन के होंठ बिछ गए। दूसरों के माल पर नजर मारना बहुत गलत होता है बालकिशन, पवार वहशी हंसी हंसा। है ना गलत बात? बालकिशन और खन्ना कुछ नहीं कह सके। चलो बैठो, कृष्णा पवार अपने आदमियों से बोला। वो सब कार में बैठ गए। कार के दरवाजे बंद हो गए। बालकिशन और खन्ना फुटपाथ पर ही खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि मामला जो भी हो, वो बहुत सस्ते में छूटने जा रहे हैं, वरना कार में मौजूद हर कोई खासा दादा नजर आ रहा था। परंतु बालकिशन को जाने क्यों ये सारा मामला अधूरा लग रहा था। लेकिन अधूरापन क्या है, वो समझ नहीं पा रहा था। कार स्टार्ट हुई। बालकिशन और खन्ना ने चैन की सांस ली कि ये लोग दफा हो रहे हैं। अगले ही पल कार से कई गोलियां तेज आवाज के साथ निकली और उनके शरीरों में प्रवेश करती चली गई। यही था वो अधूरापन जो ठीक तरह बालकिशन की समझ में नहीं आया था। फायरिंग के साथ ही कार तेजी से आगे बढ़ती चली गई। भोर के उजाले में वहां और कोई भी नहीं था, सिवाय बालकिशन और खन्ना की लाशों के। अगला दृश्य। दिन के 8 बज रहे थे जब जीवनलाल मेहता को बीवी ने झिझोड़ कर नींद से उठाया। आंखें मलता मेहता उठा। अभी भी उसकी आंखों में नींद थी। सारा दिन सोते रहोगे आप? कभी तो सोने दिया करो, मेहता सुस्त से स्वर में कह उठा। सारी रात तंग करते रहे, अब उठकर मुंह हाथ धोइए, मैं चाय बनाती हूँ। बुड़बुड़ करता मेहता बेमन से उठा। हाथ मुंह धोया, फिर वापस बेड पर आ बैठा। अखबार पास में ही रखा था।
फिर यूं ही उठाकर उसमें निगाह मारने लगा। उसके काम की खबर उसमें नहीं थी कि जिसमें उसकी दिलचस्पी उठती। अखबार एक तरफ रखकर रात की बातों पर गौर करने लगा जो इंस्पेक्टर वानखेड़े और बीबी दत्ता के साथ हुई थी, या फिर उस बख्तरबंद ट्रक के बारे में सोचने लगा जो सामने से गुजरते देखा था। मेहता की खोपड़ी पुनः तेजी से दौड़ने लगी कि आखिर वो ट्रक कहां से निकलकर सड़क पर आया होगा। सब्जी मार्केट से यहां से जरा आगे तक, इस बीच कौन सी जगह हो सकती है जहां इतने बड़े बख्तरबंद ट्रक को छिपाया जा सकता। मेहता ने लाख सोचा परंतु किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मन ही मन उसने निर्णय लिया कि आज फिर वो हर जगह को और गौर से देखेगा कि ट्रक कहाँ छिपाया जा सकता है 9 घंटे तक। हो सकता है रात को कोई ऐसी जगह उसकी नजरों से छिपी रह गई हो। तभी मेहता की बीवी चाय ले आई। लाओ भाग्यवान, चाय तो पी लें। मेहता ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखा। ये रात भर आप कहाँ भटकते रहते हैं? आराम से घर में सोया नहीं जा सकता? तुम तो यूं ही बोलती रहोगी। जानती हो, रात में मैंने कम से कम 50,000 तो कमा ही लिया है। मेहता की बीवी अचकचाई सी मेहता को देखने लगी। मेहता ने बीवी के सामने शान से घूंट भरा। 50,000? हाँ। मेहता ने चाय का दूसरा घूंट भरा और भी शान से। बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ, अभी दमखम बहुत बाकी है मुझ में। एक ही रात में 50,000 कमाना कोई छोटी बात तो नहीं है। क्यों? क्या सारी बारात के कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए आपको मिल गए थे? क्यों? क्या सारी बारात के कपड़े ड्राई क्लीनिंग के लिए आपको मिल गए हैं? मेहता ने बुरा सा मुंह बनाया। बस यही है खराबी तुम्हारे में। ड्राई क्लीन ड्राई क्लीन की दुकान के आगे तुम कुछ सोचती ही नहीं हो। तो इसके सिवाय और कहां से आप पैसे कमा सकते हैं? मेहता की बीवी सरला देवी ने उखड़े स्वर में कहा। बहुत रास्ते हैं, सुनोगी तो बहुत मजा आएगा। चाय का घूंट भरते हुए मेहता बोला। अब तुम्हें बता तो रहा हूं, परंतु बात खुलनी नहीं चाहिए। अगर ये बात देवराज चौहान के कानों तक पहुंच गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। देवराज चौहान? सरला देवी बोली। ये कौन है? बहुत बड़ा गुंडा है। गुंडा? नहीं नहीं, गुंडा नहीं। मेहता ने अपनी बात सुधारी। लुटेरा है, डकैत है। रात को टीवी में इसकी तस्वीर भी आई थी। सरला देवी असमंजसता से मेहता को देखने लगी। देखिए जी, बात बतानी है तो पूरी बताइए, नहीं तो रहने दीजिए। इस तरह पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है। मुझे नाश्ता तैयार करना है और भी ढेरों काम है। आप हैं कि मेरे काम में हाथ नहीं बटाते। क्या करूं? मेहता ने मुंह बनाया। तुम्हारा मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ कपड़े धोना शुरू कर दूं? हर्जी क्या है? हर्जी हर्ज है। मैंने ड्राई क्लीनिंग की दुकान क्या खोल ली, तुम मुझे धोबी समझने लगी हो? मैं अच्छा अच्छा, रहने दीजिए, मैं खुद ही धो लिया करूंगी। मेहता को उखड़ा देखकर सरला देवी कह उठी। आप रात की कुछ बात बता रहे थे देवराज चौहान के बारे में। हाँ हाँ, लेकिन बात तुम आगे नहीं करोगी? नहीं करती। सरला देवी ने सिर हिलाया। जीवनलाल मेहता ने रात की सारी घटना बता दी। सुनकर सरला देवी के चेहरे पर अजीब से भाव छाते चले गए। अब वो बीमा कंपनी वाला 1-2 दिन में 50,000 मुझे देगा। नहीं देगा तो साले की बीमा कंपनी पर केस कर दूंगा। उसके साथ वो इंस्पेक्टर मेरा गवाह बनेगा। मेहता होंठ भींच कर बोला। सरला देवी के होंठों से अभी तक एक भी शब्द नहीं निकला था। अगर मालूम हो जाता कि ट्रक 9 घंटे तक यहाँ छिपा रहा तो मैं 2 लाख का इनाम अवश्य ले लेता। खैर, आज पता करके रहूंगा। सुंदरलाल को भी अपने साथ ले लूंगा। मेहता ने विचार भरे स्वर में कहा। सुनिए जी, सरला देवी ने अटकते अटकते स्वर में कहा। चुप रहो, मुझे सोचने तो दो कि मेरी बात तो सुनिए। कहते हुए सरला देवी मेहता के करीब जा बैठी। आप इतने पास मत बैठा करो, हम दोनों ही बूढ़े हो चुके हैं।
बोलते ही रहोगे, कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए, सरला देवी ने खींच भरे स्वर में कहा। कह लो भगवान, तुम भी अपनी कह लो, मेहता ने मुंह बनाया। मैंने रात को ट्रक देखा था। सरला देवी के शब्द सुनते ही मेहता चिहुक पड़ा। तुमने देखा था? हाँ, वो कैसा था वो ट्रक? मेहता हक्का बक्का अपनी बीवी को देखे जा रहा था। वो बंद डिब्बे की तरह का बड़ा सा ट्रक था, सरला देवी ने विचार भरे स्वर में कहा। ऐसे बड़े बंद ट्रक मैंने कई बार सड़कों पर निकलते देखे हैं। हाँ हाँ, मेहता जल्दी से बोला। चाय का गिलास उसने एक तरफ रख दिया। रात को कहाँ देखा था? ये आपके सुंदरलाल जी के गैराज में। मेहता जैसे सांस लेना ही भूल गया। वो अपलक सा सरला देवी को देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सरला देवी ने उन्हें टोका। मेहता अपनी हक्की बक्की स्थिति से बाहर निकला। तुम तुम तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेहता के होठों से निकला। दिमाग? इसमें दिमाग खराब होने वाली बात कहां से आ गई? तुमने सुंदरलाल के गैराज में वो डब्बे डब्बे बंद जैसा ट्रक देखा? मेहता ने गहरी सांस ली। हाँ, और कैसे देखा? तुम तो नींद में थी। पूरी बात बताओ। मेहता एक गंभीर से नजर आने लगा। नींद में तो थी मैं, सरला देवी ने सिर हिलाकर कहा। लेकिन ट्रक के स्टार्ट होने की तेज आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि आप बेड पर नहीं है, तो मैं समझ गई कि इतनी रात को आप सुंदरलाल जी के यहाँ गैराज पर ही गए होंगे। मैं खिड़की पर जा खड़ी हुई ताकि आप नजर आए तो आपको बुला सकूं। ट्रक के इंजन की आवाज गैराज के कौन से हिस्से में से आई थी? वहां तो कोई ट्रक नहीं था। गैराज के सबसे पिछले वाले हिस्से से, जो लोहे की चादरों से ढांप रखा है। ओह, मैंने तो पिछले वाले हिस्से पर नजर ही नहीं डाली थी। मेहता बड़बड़ाया। साथ ही उसे वो बॉक्स ध्यान में आया। जब वो गैराज के भीतर जाना चाहता था तो सुंदरलाल के मिस्त्री हर हाल में उसे रोक रहे थे। साथ ही उसे वो वक्त ध्यान में आया कि जब वो गैराज के भीतर जाना चाहता था तो सुंदरलाल के मिस्त्री उसे हर हाल में रोक रहे थे। मुझे खिड़की पर खड़े अभी 1 मिनट ही हुआ था कि मैंने उस डब्बा बंद बड़े ट्रक को गैराज की चादरों वाले हिस्से से निकलकर गैराज से बाहर निकलते देखा। गैराज से निकलकर वो ट्रक किस तरफ गया था? मेहता जैसे अपनी शंका का निवारण कर लेना चाहता हो। वो वो सरला देवी क्षण भर सोच कर कह उठी। इस तरफ, दाई तरफ। मेहता ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। और ट्रक के ऊपर क्या लिखा था? मुझे क्या पता क्या लिखा था। मैंने तो यूं ही एक नजर। कहते कहते सरला देवी ठिठकी। फिर बोली, मुझे तो वो बंद डिब्बा बंद ट्रक गंदा सा लगा था। उसका बाहरी हिस्सा भद्दा सा लग रहा था। जीवनलाल मेहता समझ गया कि वो अंधेरे में ट्रक की साइडों को ठीक प्रकार से देख नहीं पाई कि वहां क्या हुआ पड़ा है। ट्रक की साइडों पर से आग की हीट से या आगे से लिखा मिटाया गया था। आग से लिखा गया मिटाया गया था। स्पष्ट था कि उसकी बीवी बिल्कुल सही कह रही थी। यानी कि एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक सुंदरलाल जी के गैराज में ही छिपा रहा 9 घंटे तक। तो क्या सुंदरलाल जी देवराज चौहान का साथी है? तो देवराज चौहान गैराज के भीतर था और वो सुंदरलाल के सामने ही बख्तरबंद ट्रक के बारे में बातें करता रहा। ट्रक पकड़वा कर इनाम पाने को कहता रहा। जीवनलाल मेहता के आधे होश गुम हो चुके थे। उसे अपने गले में भय का कांटा फंसता महसूस होने लगा। काफी देर तक वो बुत बना बैठा रहा। क्या हो गया आपको? कुछ नहीं। मेहता ने निगाहें घुमाकर सोच भरी निगाहों से अपनी बीवी को देखा।
सुनिए जी। मेहता की निगाह अपनी बीवी पर जा टिकी। उसके चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि एक ही बार में कई तरह से सोच रहा था। एक ही बार में कई तरह सोच रहा था और गहरी उलझन में था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप इन लोगों की तरफ देखिए भी नहीं। ये खतरनाक लोग हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं। इनके लिए किसी की जान लेना मामूली बात है। सरला देवी ने कहा, आप इनाम के लालच में अपनी जान मत गंवा लीजिएगा। हमारे पास पैसों की क्या कमी है? सो आप इस तरफ सोचना भी छोड़ दीजिए। सोचने में क्या जाता है? दिमाग का इंजन तो सोचने में क्या जाता है? दिमाग का इंजन तो चालू ही रहता है। उसे कैसे रोकूं? लेकिन अब आप इस मामले में कुछ नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। मेहता ने फौरन सिर हिलाया। पक्का कह रहे हैं ना आप? तो क्या अब इस उम्र में तुमसे झूठ बोलूंगा? कहने के साथ ही मेहता ने अखबार पर पुनः निगाह दौड़ाई, परंतु कहीं भी बख्तरबंद ट्रक के मिलने की खबर नहीं थी। जो भी मिलकर दिमाग, सॉरी यहाँ पर ना दोस्तों दो लाइनें मिसप्रिंट हैं कि एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक दौलत समेटे बगल के गैराज में मौजूद रहा 9 घंटे तक। ट्रक को इतनी देर वहां खड़ा करने का क्या मतलब था? 9 घंटे वो ट्रक के साथ, उसमें पड़ी दौलत के साथ क्या करते रहे? और क्या अरबों की दौलत अभी भी गैराज में ही है या रात को बख्तरबंद ट्रक में यहां से चली गई? मेहता समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वैसे ये बात अवश्य उसके दिमाग में आ रही थी कि ये सब खतरनाक लोग हैं। इनके मामले में दखल ना देना ही बेहतर होगा। चलिए दोस्तों, कहानी वाकई बहुत टेढ़ी हो गई है। यानी मेहता और मेहता की बीवी दोनों ने ही कहानी को फंसा दिया। जो चीज मुझे समझ में नहीं आई कि इनके पास वो गैस कटिंग का सामान था, वो भी कहीं छुपाया होगा। हम्म, खैर। अच्छा, मतलब थापर। मैं तो थापर को भूल ही गया था। थापर हेल्पिंग हैंड है, पीछे से काम कर रहा है। एक मुसीबत तो साइड कर दी। बट्टी भी जाएगा मुझे लग रहा थापर के हाथों, यानी वो जागीर सिंह और उसके बंदों के हाथों। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है वो शिवराज को ले जाएगा। हम्म। वाकई अच्छी कहानी लिखी है। ये कहानी तो वाकई बहुत जबरदस्त है। चलिए, अब हम रोज की तरह जब अपना मुख्य कार्य कर लें। जो इस कहानी का सबसे मेन पार्ट है ना, वो ये रहा अब तक। इसमें ना दो तीन चीजों की के प्रति वफादारी दिखाई गई है। खास तौर पे वो जो उस बॉक्स को काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में ऐसा ना हो कि कहें चलो हथौड़ी मार के इसको तोड़ लेते हैं, जैसा कि ये लोग करने लगे हैं। अगर वो बुलेट प्रूफ, आर्म्स प्रूफ है, यानी जो चीज बारूद से नहीं उड़ सकती, यू नो यानी गोली या बारूद से ना उड़ने का साफ मतलब है कि उसके ऊपर तेजी से कोई भी वार नहीं किया जा सकता। और तेजी जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहती है। चलो, खैर। हम्म, आपके कमेंट्स में से 22 घंटे पहले सुमित गुप्ता जी ने कमेंट किया है, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े का ये देवराज चौहान से 15 करोड़ का क्या लेना देना है? अच्छा, ये ये ना, जहां तक मुझे याद आता है वो मेरे ख्याल ज्वालामुखी कहानी में है। हाँ, वहां पर देवराज चौहान कहीं फंस जाता है और वानखेड़े जो है वो सीक्रेट सर्विस का काम कर रहा होता है। तो देवराज चौहान की हेल्प के बदले में इनमें डील होती है कि मैं अगर यहाँ से कुछ सामान ले गया, यानी लूट कर ले गया माल, तो तुम्हें
पता नहीं 5 करोड़ दूंगा, उसके बाद वो कहता है कि नहीं मुझे 15 करोड़ चाहिए। बस यही एक जो है वानखेड़े की रिश्वत का मामला है, जहां पर देवराज चौहान और वानखेड़े, नहीं एक और जगह भी है, एक और जगह है। इसी 15 करोड़ को की वसूली के लिए देवराज चौहान के पास जाता है वानखेड़े, और देवराज चौहान उसे कहता है कि अगर मेरे को कोई एक और इन्फॉर्मेशन ला दो तो तुम्हें 15 की जगह 50 करोड़ दूंगा। वो है उसमें 1 रुपए के सिक्के की डकैती में। 1 रुपए की डकैती या सिक्के की डकैती, कुछ इस तरह से नाम है कहानी का। 1 रुपए की डकैती ही है शायद, हाँ। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। ममता रावत जी कह रहे हैं हेलो विक्रम जी, नमस्ते। अच्छा, आपने हांगकांग में डकैती पर कमेंट किया है। हेलो विक्रम जी, नमस्ते। आप हमें सुनाने जा रहे हैं हांगकांग में डकैती देवराज चौहान के साथ। हमेशा ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग उन्हें धोखा देते हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम जब वो देवराज चौहान अपनी पर आता है तो क्या हाल करता है। फिर तो दुश्मन के तोते उड़ा देता है। सही कहा आपने विक्रम जी, आपकी आवाज भी किसी से कम नहीं है। अभी एक मजे हुए आरजे लगते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद। हांगकांग डकैती के तीसरे एपिसोड में आपका पढ़ने का लहजा हमें और मानव कोई अलग अलग कलाकार बोल रहा हो। आपको बोलने का संबोधन सबके लिए ऐसा लग रहा था जैसे वही बोल रहा हो। देवराज चांद लग रहा था। जगमोहन जगमोहन। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा आगे भी इसी तरह से ऑडियो बुक सुनाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद ममता जी। प्रयास तो मेरा भी यही है, आगे जो भगवान को पसंद हो। अच्छा, आपने हांगकांग में डकैती 2 पर कमेंट किया। विक्रम जी नमस्ते। ये कोई आसान काम नहीं है जो आप कर रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, शायद ऐसा ही लिखना चाह रहे थे आप। धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक और कमेंट है। हम सबके लिए इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी ऐसे ही सुनाते रहें और हम सुनते नहीं आपकी कहानियां। रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल जाए, उसकी तृप्ति हो जाए, इस तरह है। शुभकामनाएं। धन्यवाद। अवतार बोरा जी कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार। कहानी की सिचुएशन को देखते हुए देवराज चंद शायद वानखेड़े एंड पार्टी को बंधक बनाकर रखेगा। कहानी सुनाने का दिल से धन्यवाद। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। मुझे लगा था कि देवराज चौहान जो है वो, ये लोग मतलब या तो पीछे से या आगे से कहीं से आकर इनको ओवर पावर कर लेंगे। इतनी आसानी से सारा कुछ एकदम शांत हो जाएगा, ये नहीं मैंने सोचा था। अच्छा सीन निकाला है। खास तौर पर इसमें ना वानखेड़े थोड़ा अकल से काम ले गया, क्योंकि उसे पता है कि देवराज चौहान जब आई पे आ जाएगा तो वो रास्ता निकालेगा। तो वो नहीं चाहता होगा कि एक, वो जो जीवनलाल है वो मारा जा सकता है, बीबी दत्ता मारा जा सकता है, और फिर वैसे ही उनका एक आदमी उनके पास है। प्लस ये सिचुएशन उसके हाथ में है अभी वानखेड़े के। इस सिचुएशन को वो गंवाना नहीं चाहता था। खैर, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। ममता रावत जी कह रहे हैं एक और कमेंट पे, तीसरे नंबर पे, देवराज चौहान की मुलाकात नगीना से मंगोलिया में हुई थी। उसके पिता का होटल था जहां देवराज चौहान जाया करता था। नगीना के चाचा से टक्कर होती है। नगीना के पिता मर जाते हैं, तब देवराज चौहान अपने साथ लेकर आता है। ये 2 भागों में उपन्यास है, खूंखार और ज्वालामुखी। उसने लड़ाई में भी बिना देवराज चौहान के वो लड़ाई में भी देवराज चौहान का साथ देती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें गजाला भी है, उसी में थापर भी है। अमर सिद्धि जी कह रहे हैं विक्रम भाई आगे पता नहीं क्या होगा, कहानी काफी दिलचस्प होगी। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सही, अब देख लीजिए। कल भी हमें नहीं पता था, आज भी अब नहीं पता कि आगे क्या होगा। एक एक सीन जो है वो खत्म होता जा रहा है। अभी ये मेहता साहब की पत्नी आ गई हैं। उन्होंने यानी वैसे बात बिल्कुल सही कही कि आम जो गृहिणियां रहती हैं वो
इतना बड़ा ट्रक आपके पड़ोस में, कितने की दूर होगा? मान लो अगर मोहल्ला है, गली है, 20 फुट की गली होगी, जैसे ज्यादा 30 फुट की होगी। उतनी की दूरी पे ठहरी हुई रात में अगर इतना बड़ा ट्रक स्टार्ट होगा तो किसी की भी आंख खुल जाएगी। और जब उसे पता लगा कि ये मेहता जी है नहीं, तो उसने उठकर देखना ही था, तो उसकी निगाह पड़ गई। सही है। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं केकड़ा पर 1418। केकड़ा को नहीं, नागेश शौरी को पता चली थी ये बात रतन चंद के बॉडीगार्ड से, जो उसका खबरी है उनके बीच। अच्छा, सही कहा। अवतार बोरा जी ने दूसरा कमेंट किया है, विक्रम भाई नमस्कार, आज 28 अक्टूबर में 3 बजे कहानी वार्ता के नाम से एक मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी अंग्रेजी भाषा में। क्या हुआ है, आपने शुरू किया है? जरूर बताएं, धन्यवाद। वो अपना अवतार जी, आपने ना अपना यूट्यूब, आपको अपना यूट्यूब सेट करना पड़ेगा। अब पता नहीं यार कैसे है, मैंने सुना तो था। तो आपको आपकी सेटिंग में जाकर ना, जो आपकी जो भी वीडियो आपको लगता है, देखो ये तो आपको यानी कॉमन सेंस लगानी होगी कि एक ही चैनल है, उसके ऊपर दो वीडियो तो नहीं दिख रहे ना आपको। एक वीडियो हो सकता है आपको, अगर आप उसे अंग्रेजी में सुन रहे हैं तो वो आपको हिंदी में नहीं सुनेगा, या तो दो वीडियो दिख रहे हो आपको। हो सकता है आप दूसरी बारी जब जाते हो तब आपको वो हिंदी में सुनता हो, क्योंकि आपने कोई और वीडियो बीच में हिंदी में सुन लिया हो। उसके अंदर ही सेटिंग में ऑप्शन आता है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये बड़ा बेसिक सा है, पता नहीं अब तक आपको क्यों नहीं पता चला। बहुत काफी सारे लोगों, मतलब और भी यूट्यूब के चैनल्स पे आ रहा है ये। यही एक वजह हो सकती है। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। कृष्णा बहन ने कमेंट किया है, विक्रम भाई नमस्कार, उपन्यास बढ़िया जा रहा है, थ्रिलर सस्पेंस से भरा हुआ है। अंत के कुछ समय तो बिल्कुल ही जान अटक गई। वानखेड़े गैराज में पहुंच गया, अब देखना कैसे बचते हैं। सुंदरलाल तो लगता है फंस ही गया, उत्सुकता बनी रहेगी। अनिल मोहन जी ने फंसा ही दिया, बढ़िया प्रस्तुति। बिल्कुल सही कहा कृष्णा बहन, मुझे भी लगा था कि सुंदरलाल जो है ना ये हो जाएगा गिरफ्तार, क्योंकि देवराज चांद वहां मिलेगा नहीं। और शिवराम का मुझे लग रहा था कि इसको, यानी गोलीबारी होगी तो इसको तो गोली वोली लग जाएगी, और सुंदरलाल को ले जाकर वहां पुलिस करेगी 3rd डिग्री। लेकिन ये तो सीन ही कुछ और निकल गया। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे मेंबरशिप वाले वीडियो पे आया हुआ है, श्याम सुंदर सिंधी जी लिख रहे हैं, मेरे को पता था आप भी अपना रंग जरूर दिखाओगे, पैसे जरूर मांगोगे। गूगल गुरु ऑडियो बुक का भी घमंड उतर गया, वो भी पैसे लेकर कहानी सुनाता था, अब फ्री में सुना रहा है। तुम्हारा भी घमंड जल्दी उतर जाएगा। सुंदरलाल जी, वो घमंड ही क्या जो उतर जाए। जल्दी और देर तो आदमी आदमी पर होती है। खैर, ऐसा नहीं है कि ये मैंने आपका कमेंट अभी देखा है, मुझे बता दिया गया था जैसे ही आपने कमेंट किया, मेरे ख्याल से चौथे पांचवें घंटे में मुझे पता लग गया था। मैंने कहा दावा करो यार, आपको नहीं, कमेंट को। अभी अगर मान लो मैं आपके इस कमेंट से नाराज हो जाऊं, तो मैं, मान लो कृष्णा बहन ने कहा है, विजय जी ने कहा है, दिनेश जी ने कहा है, अवतार जी ने भी शायद कहा है, एक दो और लोगों ने कहा है, उन्होंने और आपसे पहले कहा था कि जो हो सकेगा देख लेंगे। और मेरा मतलब, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि गूगल गुरु ने क्या किया, क्यों किया, पहले किया, अब क्या किया। बस मुझे तो, और अफसोस भी नहीं आपके साथ, होता है इंसान कई बारी नहीं समझ पाता। वो एक ही ब्रश से रंगने की कोशिश करता है हर आदमी को, और इसी में अक्सर मार खा जाता है। वरना आपने, अब तो मुझे कितनी 22 23 24 कहानियां सुना चुका हूं मैं।
इतनी शायद गूगल गुरु के पास है भी नहीं। और चलो खैर छोड़ो, कोई नहीं। कितने दिन और है? पहले मुझे वैसे लगा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये आपके एक कमेंट की वजह से ये जो बाकी लोग हैं ना, उनका सम्मान नहीं कम होना चाहिए। मुझे तो सिर्फ यहाँ एक ही बटन के ऊपर ऐसे क्लिक करना था और खत्म हो जाती कहानी वहीं की वहीं। वो भाई हमारा जरा ज्यादा नाराज हो रहा था, लेकिन क्या करें, जो बाकी के भाई बहन हैं उनका सम्मान रखना था। आपने तो खैर अपना जो कर दिया। वैसे मेरा विचार नहीं है, बाकी भाई बहनों से कह रहा हूँ, ये हमारे भाई का विचार है कि अब देखो, जैसे मैं 14वें घंटे पर पढ़ रहा हूँ इनका कमेंट। उसका तर्क था कि भाई किसी ने भी एक भी कमेंट नहीं किया, इसका मतलब है कि सबको लग रहा है कि श्याम सुंदर जी ने उनके दिल की बात लिख दी है यहाँ पर। मैं भी मान गया कि हाँ ठीक है, भले दिल की बात लिख दी हो, लेकिन जो पीछे आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, उसके चलते कम से कम ये कहानी जरूर पूरी करूंगा। बाकी उसके बाद डिसाइड करेंगे। ये जो औकात वकात जैसे शब्द है ना, इस तरफ मैं नीचे नहीं आता हूँ। इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए आदमी को। फिर भी ये सब 2 तारीख के बाद, तब देखते हैं। खैर, धन्यवाद आपने कमेंट किया। अच्छा होता है ये। वो क्या कहते हैं वो, वो दोहा होता है ना, जो तोकू काटा बोए ताही बोए फूल, ताको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। खैर, मनीष चौधरी जी कह रहे हैं एक्सलेंट स्टोरी, दिस नॉवल इज वेरी फास्ट एंड योर नरेशन इज टू गुड। थैंक यू जी। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं 4135 सॉलिड बनाई थी सर सुपारी देने के लिए, इसलिए। अच्छा, केकड़ा में, हाँ, वो तो केकड़ा अच्छी कहानी थी, बीच बीच में वाकई फंसा देती थी। कृष्णा बहन का कमेंट है त्र्यंबकम के लिए बढ़िया कहानी, कहानी के स्तर में काफी बदलाव आ गया है, देखिए शिव आगे क्या करता है। आपको भी लगा होगा कृष्णा बहन, है ना, कि जैसे शिव को लग रहा है कि यार मैं गलत पार्टी का साथ दे रहा था, एकदम से राइटर ने जैसे लिखा है ना, तो इंसान को लगने लग जाता है कि हाँ ये तो गलत हो गया। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। विजय भाई कह रहे हैं ये तो बहुत ही खतरनाक जगह पर आप फंसी कहानी, आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से तो निकल गया। अच्छा, एक और कमेंट है, हमारा शेर फंसने वाला नहीं है, वो निकल जाएगा बच के। हाँ, एक बारी तो निकल गया, लेकिन वानखेड़े ने टारगेट कर लिए जगह, तो मतलब उसे पता है अभी वायरलेस इसने कर ही देनी थी, तो कोई पता नहीं। जब तक हम वापस आए वायरलेस हुई पड़ी और पुलिस वाले घेरा डाल लें। बट ट्रक नहीं मिला, ये अच्छी बात हो गई, क्योंकि इसका मतलब है कि वो इधर नहीं आएंगे, फिर ट्रक के पीछे जाएंगे। ट्रक मिल जाता तो थापर ने 2-3 बार बचाया कहानी में, है ना। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। हम मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए भगवान से प्रार्थना है आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।